लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो सिलेबस परिवर्तन हुआ, उसमें आप लोगों के लिए एक बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नया पाठ्यक्रम आप लोगों का है, और आप लोग, मुझे लगता है कि एनईपी के पहले विद्यार्थी हैं जो पहली बार आप लोग डिग्री पाएंगे, और जिसमें बीए थर्ड ईयर के जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें एक पेपर आप लोगों का है, एक माइनर प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। इसमें आप लोगों को हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि माइनर प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसकी एक रूपरेखा कैसे होती है, और कैसे किस क्रम में आप लिखते हैं, किन किन चीज़ों को उसमें सम्मिलित करने की ज़रूरत होती है, उनके बारे में। माइनर प्रोजेक्ट उन बच्चों को करना है जो विद्यार्थी जिस विषय में, जैसे आपने बीए थर्ड ईयर में है और ज्योग्राफी को पहले नंबर पे चयन किया है, उन बच्चों को ज्योग्राफी से संबंधित जो माइनर प्रोजेक्ट के विषय निर्धारित किए जाएंगे उन पर अपना माइनर प्रोजेक्ट बनाना होगा। सभी विद्यार्थियों को बनाना होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में ज्योग्राफी का ही चयन किया हो। फर्स्ट प्रायोरिटी में जिस भी विषय का उन्होंने चयन किया होगा उससे संबंधित विषय पर वो माइनर प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे, और संबंधित विषय का जो गाइड होगा वो उनको गाइड करेगा, या टीचर जो होगा वही गाइड करेगा उनको कि किस तरीके से जो है माइनर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो हमने जो अध्ययन किया है और आप लोगों के सामने जो अभी एक प्रस्तुत करेंगे कि एक माइनर प्रोजेक्ट की रूपरेखा कैसे होती है, कैसे माइनर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, क्या होता है उसका मतलब, कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल करके। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्लाइड आपके सामने होगा जिसकी एक माइनर प्रोजेक्ट की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। उसको आप लोग ध्यान से एक बिंदुवार देखेंगे, और बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनको इसी पर काम करना होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एक टॉपिक है टिपिकल कंटेंट इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसका, उसमें कौन कौन से कंटेंट को समाहित किया जाना चाहिए उसके बारे में ये है। ठीक है ना, तो एक क्रम वाइज आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपका क्या होता है प्रोजेक्ट में, इसमें भी सबसे पहले आपका एक कवर पेज होता है। क्या होता है? एक कवर पेज होता है एंड टाइटल पेज जिसे हम कहते हैं। कवर पेज या टाइटल पेज मतलब किस विषय पर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो सबसे पहले इसमें जो है आप सम्मिलित करेंगे या देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके, पहले देख लेते हैं संक्षेप में सरसरी निगाह से कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। दूसरा होता है एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट भी हम लोग देखेंगे अभी आगे क्या होगा, सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट होता है, एक आभार होता है। अभी आपने आभार में देखा है आप लोगों ने कि क्या नाम है, आप माइनर प्रोजेक्ट बनाते समय जितने भी लोगों ने आपका सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया उनका आप आभार व्यक्त करेंगे, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब एक टेबल बनेगा और जितने भी चैप्टर उसमें होंगे उनका क्रम, पेज नंबर, इन सारी चीजों को उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। एक सारणी जिसे आप लोग कहते हैं वो होता है टॉपिक उसको। ठीक है ना, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। जैसे आप जिस भी माइनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका एक सारांश, सभी चीज का पूरा एक सारांश, समरी जो होती है, मुश्किल से 10-20 लाइन में लिख करके जो है आपको सबसे पहले इसको लगाना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप संक्षेप में देखकर समझना चाहे आपके प्रोजेक्ट को, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ करके ही समझ सकता है कि आपने किस विषय के बारे में बात किया है इसमें।
आप एब्स्ट्रैक्ट में ये चीजें दिखाएंगे। लिस्ट ऑफ टेबल, इसमें एक सारणी की टेबल आपकी होगी। भाई आप बहुत सारा प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो एक सारणी बनाएंगे ना, और सारणी में डेटा रखेंगे ना, तो डेटा एक टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, इस तरीके से जो है आपका एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके बारे में अभी आगे मिलेगा विस्तार से आप लोगों को। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फिगर। आप अपने प्रोजेक्ट में कितने फिगर डाले हैं, उन फिगरों का क्या नंबर है, उन फिगरों का क्या नंबर है, फिगर का नंबर आपको दिखाना पड़ेगा। और आप पहले पेज में दिखा देते हैं कि पेज नंबर इतने पे फिगर संख्या इतना इंगित है, तो आपको खोलना रहेगा, तो आप पेज वाइज तुरंत खोल के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिगर नंबरिंग इसीलिए किया जाता है। अब आपका लास्ट में जो आता है वो चैप्टर्स आते हैं। क्या आता है? चैप्टर्स, कि मतलब वो चैप्टर्स कौन कौन से होंगे जो आपके प्रोजेक्ट में जो है सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है ना। अब उसमें आप देख पा रहे होंगे, एक तो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन का पार्ट, मतलब एक प्रस्तावना होता है। सबसे पहले किसी भी चीज को हम लिखते समय प्रस्तावना को लिखते हैं। अभी हमने पहले भी बात किया कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो प्रस्तावना में मोटी मोटी चीजें अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू के बाद में मेथोलॉजी होती है, विधि तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू को साहित्य समीक्षा, और मेथोलॉजी को होता है विधि तंत्र, कि किस विधि के आधार पे आप अपने रिपोर्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटेशन, जो होता है कि आपने क्या अनुसंधान किया, क्या रिसर्च किया, उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, कि मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, फाइनली आपने जो रिसर्च किया, अध्ययन किया, उसमें क्या आपने रिजल्ट पाया, उस पर आपको डिस्कशन करना होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार या निष्कर्ष आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उपसंहार निष्कर्ष आप लिखेंगे, पूरे प्रोजेक्ट का जो आपका सार होगा उसको आप लिखेंगे निष्कर्ष। फिर आप रेफरेंस देंगे कि आपने किन किन किताबों का, बुकों की सहायता से आपने जो है अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मेटिंग आपकी होगी, इसी क्रम में होगा, इसी क्रम में आपको लगाना होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, वो चीजें हम बात करेंगे इस पे। देखिए, इसमें भी कवर पेज आपका है। कवर पेज पे तो बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें नहीं करनी है आप लोगों के बीच में। इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का लोगो, माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेशन 2000 इतना, ठीक है ना, 23-24। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीए, थर्ड ईयर, सेमेस्टर 6, ठीक है। ऐसे दरवाजा खोला जाता है तुम लोगों को? इतना सेंस नहीं है? बंद करो इसको, बैठ जाओ आकर के आराम से, बंद करो इसको। ऐसे बेटा, ये जो महाविद्यालय है ना, ये आपकी संपत्ति है। हाथ लगा के उसको खोली होती आराम से तो खुल गया होता वो, ठीक है। कभी भी इस तरीके से क्या नाम है, किसी भी चीज से छेड़छाड़ ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, बीए थर्ड ईयर, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद में आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम आप यहाँ टाइप करेंगे। और उसके बाद में आप अपने सुपरवाइजर का नाम, और जो जिसके निर्देशन में आपने काम किया है, और बीच में अपना नाम, फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम आप लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इतनी बातें कवर पेज में आपको सम्मिलित करनी होगी, और ये आपका कवर पेज होगा, ठीक है। देखिए, ये सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र एक होता है, उसमें आपको लिखा जाता है कि जिसमें लिखा सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप अपने टाइटल का नाम लिखेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा वो लिखेंगे, इज द वेरीफाई वर्क ऑफ नेम अपना लिखेंगे, और कैंडिडेट का नाम हु कैरिड आउट द प्रोजेक्ट वर्क अंडर माई सुपरविजन, मतलब एक आप लिखेंगे अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में करेंगे तो ये करेगा, कौन करेगा वेरीफाई? जो गाइड होगा वो वेरीफाई करेगा, ये विद्यार्थी हमारे निर्देशन में ये काम किया है, ठीक है ना। अभी ये क्लियर नहीं आएगा, ये सर्टिफिकेट में बना करके सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों का
वर्ड फाइल में भेज दूंगा, ठीक है ना। और जैसे खाली आप अपना नाम एडिट करिएगा और उसके बाद में और सारी चीज़ें जो है उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तो एक स्लाइड है, सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गाइड का नाम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक होता है वो, और नेम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी को ये प्रमाणित करता है कि ये विद्यार्थी हमारे अंडर में रह करके इसने बहुत अच्छी तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये हमको देना है आप लोगों को, आप लोग हमसे साइन कराएंगे। अब ऐसा नहीं कि जो बच्चा नहीं हमारे साथ जुड़ा है, नहीं कर रहा है, वो आके साइन कराए, उसका साइन थोड़ा हम कर देंगे। कि जो घर पे बैठा है और मजे ले रहा है और वो आकर के साइन कराएगा, उसका साइन थोड़ा होगा। तो वो जो है इसीलिए ये सर्टिफिकेट लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको लगाएंगे। एक्नॉलेजमेंट जो होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं कि एक आभार पत्र होता है। वही अभी आपने जो देखा है कि आई वुड लाइक एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई प्रोजेक्ट गाइड। मैं अपने जो मेरा निर्देशक है, गाइड है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि गाइड का नाम, ठीक है ना। एज वेल एज आवर प्रिंसिपल, मतलब गाइड के साथ साथ हम अपने प्रिंसिपल का भी जो है आभार व्यक्त करता हूं। नेम प्रिंसिपल का, हु गेव मी दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक। मतलब जिन्होंने हमें एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया कि ऐसे जो है महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, ठीक है ना। आप प्रोजेक्ट का नाम आप लिख देंगे, ठीक है ना। which also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things. I am really thankful to them। कि जिसके कारण हमने बहुत नई नई चीजों को सीखने का हमको एक बहुत अच्छा एक अवसर मिला। आप लोग कहेंगे तो हिंदी में भी हम बना के इसमें डाल देंगे, तो चाहे आप लोग इंग्लिश लगाइए हिंदी लगाइए, कोई मैटर उसमें वेरिएट नहीं करता है। केवल आप इसमें अपना नाम, गाइड का नाम, प्रिंसिपल का नाम और प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है ना। नीचे अपना नाम भी रहेगा, आपका नाम भी रहेगा और प्लेस रहेगा, डेट रहेगा, यहाँ नीचे लगाया जाएगा। हम बना के आप लोगों को भेज देंगे उसको। तो ये तो अभी खाली आपको बताने के लिए है कि आप लोग इसको समझ जाइएगा कि ये चीजें आप में सम्मिलित की जाएंगी, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट में एक आभार पत्र होता है, इसे हम आभार पत्र कहते हैं। समझ गए चीज, ये चीज लगेगा। सेल्फ अटेंशन, एक जो है ऐसा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्व प्रमाण पत्र जैसे हम लोग कहते हैं, कि जिसमें हम लोगों को ये कहना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने बड़ी मेहनत से काम की है, खुद जाकर के हमने डेटा इकट्ठा किया है, किसी का कोई ऐसा डेटा हमने नहीं इसमें सम्मिलित किया है जो प्रतिबंधित हो, डेटा जो मना किया गया हो यूज करने के लिए, या फिर ऐसे डेटा का हमने प्रयोग किया गया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में या कहीं ऐसे संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई है अनुसंधान हेतु। वो आपको एक प्रमाण पत्र देना होता है। बाद में आपको इसलिए ये लिया जाता है कि बाद में कोई संस्था आपको क्लेम ना करे कि आप जो है कॉपी पेस्ट लिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ा मामला होता है, ठीक है ना। इस पे कोर्ट में भी मामला चला जाता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट का, कि आप किसी के मैटर को चुरा करके और अपना पेटेंट करा लीजिए, ठीक है ना। कहिए कि नहीं ये तो हमारे दिमाग की उत्पत्ति है, भाई आप काम करने ना जाइए। है कैसे कहा जाता है कि कोई गाना गाया, लिखा, आप उसको अपने सुर में गा करके और उसको दंगा क्या मचा दीजिए, वो सारे जो है महफिल लूट लीजिए, है ना, और उससे जो इनकम आएगा वो अपना रख लीजिए। तो फिर वो जो लिखा होगा, जो पेटेंट कराया होगा, वो क्लेम कर देगा कि भैया ये चुराए हैं हमारा, ठीक है ना, और ये देखिए ये पेटेंट कॉपी है हमारी, तो बाद में फंस सकते हैं। तो इसलिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है ना, स्व प्रमाण पत्र होता है, इसे हम बोलते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट, ऐसे हमारा टेबल एक बनेगा, जो विभिन्न जो आप सम्मिलित करेंगे पूरा विषय उसका,
एक जो टाइटल का होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट का होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सारांश, ठीक है ना। तो सारांश का आप कॉपी इसमें जो 15-20 लाइन का लिखेंगे वो यहाँ सम्मिलित करेंगे। अब लिस्ट ऑफ टेबल, जो लिस्ट ऑफ टेबल है उसका पेज नंबर ऐसे आप डालेंगे, ठीक है ना। फिर आप लिस्ट ऑफ फिगर, फिगर का लिस्ट लगाएंगे। फिर लिस्ट ऑफ सिंबल्स, ऐसा कुछ उसमें है नहीं, तो आप लोग इसमें नहीं, ये मेजर जो रिसर्च होता है उसमें ये सब रहते हैं, आप लोगों में खैर नहीं ये रहेगा, तो उसको लगाया जाएगा। फिर आपका जो आता है क्रम 1 से कि इंट्रोडक्शन या चैप्टर 1 कह सकते हैं आप लोग, या संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो उसको इसमें आप लोग सम्मिलित करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट आप पेज नंबर 1 से दिखाएंगे। उसके इंट्रोडक्शन में अगर सब फील्ड्स भी हैं तो सब सेक्शन दिखाएंगे 1.1, 1.2 से, ठीक है ना। तो पेज नंबर जिस पेज पे है उस पेज पे आप दिखाएंगे। फिर दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है साहित्य समीक्षा, उसमें उसको दिखा देंगे। उसका सब सेक्शन होगा तो उसमें आप दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप मेथोलॉजी, मेथोलॉजी का पेज आप दिखा देंगे, 3 पेज पे, 4 पेज पे, 5 पेज पे, 10 पेज पे, जितने भी पेज पे हो, या इतने से लेके इतने पेज तक है उसको आप दिखाएंगे, ठीक है। फिर आप दिखाएंगे एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आपने क्या अध्ययन किया, क्या रिसर्च किया, क्या शोध किया, जितने पेज से लेकर के जितने पेज के बीच में होगा उसको दिखाएंगे। अगर कोई सब सेक्शन उसका है तो उसको भी पेजिंग दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। फिर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन जो होता है, आपका जो है परिणाम आपको क्या मिला और आप डिस्कशन आपने क्या उसमें किया, उसके बारे में उस किस पेज तक है उसको आप दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या नाम है। फिर आपका कंक्लूजन का पार्ट आ गया, ठीक है ना। फिर फ्यूचर स्कोप अगर आपके में होगा कुछ लिखेंगे तो उसको भी दिखा सकते हैं, या फिर आप रेफरेंस आप लास्ट में कि किस पेज पे आप रेफरेंस दिखा रहे हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टेबुलेशन हो गया। अब आप एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, अभी आपने देखा ना कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप लोग दिखाएंगे कि जो पूरा आपका माइनर प्रोजेक्ट होगा उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना होगा, एक सारांश लिखना होगा, ठीक है ना, कि शुरू से लेके अंत तक आप उस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक समरी आप लिख करके जो है उसको 15-20 लाइन का आप दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें आप लोग करेंगे। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ टेबल, देखिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आप किसी भी चीज का एक टेबल, भारत में जनसंख्या घनत्व का टेबल आपको दिखाना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व, तो नंबर 1 पे भारत में जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना टेबल। अब उस टेबल का संख्या क्या, टेबल का संख्या अगर पहले चैप्टर का है तो 1.1 लिखेंगे, दूसरे चैप्टर का है तो 2.1 लिखेंगे, तीसरे चैप्टर का है तो 3.1 लिखेंगे। पहला अगर तीसरे चैप्टर में अगर पहला फिगर है तो 3.1, पहले चैप्टर में चौथा फिगर है अगर वो तो 3.4 लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से भाई कोई जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर में एक ही फिगर हो, एक चैप्टर में 2 फिगर हो सकते हैं, एक चैप्टर में 5 फिगर हो सकते हैं, एक चैप्टर में एक भी फिगर नहीं हो सकता है, जिसे इंट्रोडक्शन में एक भी फिगर नहीं होता है। सामान्यतः इंट्रोडक्शन में कोई फिगर नहीं होते हैं, हो सकता है एक चैप्टर में 10 फिगर हो, तो उसमें जो है अगर दूसरे चैप्टर का 9वां फिगर आपको दिखाना है तो 2.9 आप लिखते हैं। तो मान लीजिए कि यहां आपको दिखाना, उनका नाम लिखिए उसको फिगर को दिखाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिगर का मतलब लिस्ट ऑफ टेबल, मतलब टेबल का लिस्ट दिखाना है। इसी तरीके से फिगर का भी टेबल बनता है, इसी तरीके से अभी नेक्स्ट होगा, फिगर का भी टेबल इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए लिस्ट ऑफ फिगर्स इसी तरीके से बनाएंगे, जो पहले वाला बना था ना उस तरीके से बनाएंगे कि नंबर, फिगर का नाम लिख देंगे और फिगर की संख्या लिख देंगे, ठीक है ना। और एक पेज पे लिख देंगे और किस पेज पे है वो भी लिख सकते हैं आप, जिससे आपको खोजने में आसान रहे कि पहले पेज पे आप खोज सकते हैं कि किस पेज पे है, ठीक है ना। किस चैप्टर का फिगर है, दूसरे चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का चौथा फिगर है, पहले चैप्टर का छठा फिगर है, चौथे चैप्टर का तीसरा फिगर है तो 3.4 है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो आपका टॉपिक होता है उससे संबंधित बातें आपको लिखी जाती हैं। पहली बात तो पहला शब्द जो मेजर पार्ट्स होते हैं आपके टॉपिक के उसके बारे में। जैसे आपने लिखा कि ग्रामीण विकास, ठीक है ना। अब ग्रामीण विकास में पिछली बार का जो आपका टर्म पेपर था वो क्या था, तो वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड था। तो ग्रामीण विकास के बारे में सबसे पहले आप लिखिए, उस पर कितने लोगों ने काम किया है उसमें लिखिए। उसके बाद में आप अपने एरिया के बारे में लिखिए कि जिस क्षेत्र एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, छोटे मतलब बड़े से लेकर के छोटे फील्ड को दिखाते हुए आपको इंट्रोडक्शन में और अंत तक आपको दिखाना पड़ेगा एक समरी के रूप में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। ये बातें आप इसमें दिखा सकते हैं। लिटरेचर ऑफ रिव्यू, इसे कहते हैं साहित्य समीक्षा। जैसे जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने का मतलब ये होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी कुछ कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा कार्य हमेशा नया होता, भाई नया होता तो उसका खोज माना जाता है वो, या तो उससे पहले उस पर कुछ काम हो चुके होंगे। तो जो काम हो चुके होते हैं उन्हीं को हम लोग स्टडी करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं अपने इतिहास के पन्नों को झांकते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई हैं और आज हम उसको कहाँ तक कर सकते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो लिटरेचर रिव्यू आप किसी किताब को देखकर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक से, किसी पत्रिका को, किसी न्यूज़पेपर को, या इंटरनेट की सहायता से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप लिटरेचर रिव्यू में देंगे कि जैसे आपने कोई किताब ग्रामीण विकास से संबंधित आपने लिया, उसको पढ़ा, इससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा, तो उसमें जो आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि फला लेखक की फला किताब जो इतने सन में पब्लिश हुई थी और इसमें इन्होंने इस तरीके की ये बातें इसके बारे में कही हैं। या फिर इस पत्रिका में, योजना पत्रिका है, योजना पत्रिका में इस लेख में इस व्यक्ति का लेख है, इसने अपनी पत्रिका इस लेख में ये बातें इस योजना के बारे में कही हैं। ये कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से। या इंटरनेट पर, इस वेबसाइट पर, इस साइट पर, इस चीज के माध्यम से यहाँ इस पे हमने ये चीज इसके बारे में देखा है। तो इस तरीके से आप विषय से, जो आपका प्रोजेक्ट विषय होता है उससे संबंधित जो टॉपिक होता है उसका आप कम से कम 4-6 रिव्यू आप कर सकते हैं, करके उस पर लिखेंगे, दिखाएंगे। आप जितना भी कर सकते हैं, 4-6-10 कर लीजिए भाई, 2-3 किताबों का कर लीजिए, थेसिस का कर लीजिए, इंटरनेट से कर लीजिए, पत्रिकाओं से कर लीजिए, जहां से भी मिले, और उसका जो है सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कहां से किया है, ठीक है ना। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक मेथोलॉजी होती है, मेथोलॉजी का मतलब विधि तंत्र होता है, ठीक है ना। आपने कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए अपना ये प्रोजेक्ट बनाया है, कौन से विधि का प्रयोग करते हुए अपना ये प्रोजेक्ट बनाया। तो बहुत सारी अध्ययन की विधियां हैं, मानचित्र की विधि होती है, आप देखे होंगे जो डेटा कलेक्शन की जो प्राथमिक और द्वितीय विधि होती है, ठीक है ना। उसमें आप लोग क्या करते हैं, स्टैटिकल कोई मेथड हो सकता है। तो जिस भी विधि का आप प्रयोग करते हैं उस विधि को आप इसमें दिखाएंगे। जैसे आंकड़ा स्रोत की विधि जो होती है वो 2 तरीके की विधि होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीय होती है। जो प्राथमिक विधि होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से प्रश्न पूछ करके जो डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका जो अपने अध्ययन में प्रयोग करते हैं उसे हम प्राथमिक विधि कहते हैं, आंकड़ा स्रोत की प्राथमिक विधि। दूसरी विधि मतलब कोई दूसरी एजेंसी के द्वारा अध्ययन किया गया जो डेटा है, जो कलेक्शन है, उसका, उस डेटा का जब हम अपने अध्ययन में प्रयोग करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी डेटा सोर्स बोलते हैं या द्वितीय आंकड़ा स्रोत विधि बोलते हैं। तो इन विधियों को आपको इसमें दिखाना पड़ेगा कि हम अपने अध्ययन में आंकड़ा स्रोत के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय विधियों का प्रयोग करेंगे। प्राथमिक विधि में जिसमें हम प्रश्नावली के माध्यम से हम लोगों से बात करके जो आंकड़ा इकट्ठा करेंगे वो जो है क्या नाम है उसको, उस आंकड़े को हम अपने अध्ययन में सम्मिलित करेंगे।
ठीक है, इस तरीके से जो है ये बात आप इसमें दिखाएंगे और उसी डेटा का भी आप अपने अध्ययन में प्रयोग करेंगे। या फिर आप जनसंख्या के डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो जो भारतीय जनगणना आयोग का जो डेटा है उसको आप करेंगे, क्योंकि भारतीय जनगणना आयोग जो है सर्वेक्षण करवाता है और वो डेटा जो इकट्ठा करता है उस डेटा का हम अपने अध्ययन में प्रयोग करेंगे। भाई गांव की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितनी है, साक्षरता कितनी है, ठीक है, जनघनत्व कितना है, ये सब बातें आपको मिलेंगी। या तो आप खुद जाके पूछिए घर घर प्रश्नावली के माध्यम से, या तो फिर आप उसका प्रयोग करिए, या फिर आप दोनों का प्रयोग करिए। तो ये मतलब आप उसमें कर सकते हैं अक्रॉस मेथोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, मतलब आपका जो विषय है और उस विषय पर जो आप काम कर रहे हैं, क्या ऐसी नवीन चीजों का आपने खोज किया, अध्ययन किया, उन चीजों पे आपको इसमें बात करनी होगी, ठीक है ना। तो नई चीजों का जो आप अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उन पर जो है विश्लेषण करेंगे, आप बात करेंगे, उन चीजों को आपको इसमें दिखाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिजल्ट एंड डिस्कशन। क्या आपकी फाइंडिंग रही, आपने क्या पाया। आप गांव में जा करके किसी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आपने क्या पाया। क्या जो लाभार्थी वर्ग है वही केवल आवास पाया, आवास की गुणवत्ता कैसी है, आवास की गुणवत्ता कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो योग्य व्यक्ति था वो आवास नहीं पाया, जो अयोग्य व्यक्ति था वो आवास पा गया। वो फाइंडिंग आपको दिखानी पड़ेगी, वो रिजल्ट आपने को दिखाना पड़ेगा। क्या जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया, क्या वह आवास योजना सरकार के उद्देश्यों पे खरा उतरा या नहीं उतरा, उसी को आपको जानने के लिए फील्ड में जाना है, क्षेत्र का चयन करना है, गांवों का चयन करना है, प्रश्नावली को के माध्यम से लोगों से बात करना है और आपको पूछना है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, उसको आवास मिला है कि नहीं मिला है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है और आवास मिला है तो कहीं ना कहीं बीच में लीकेज है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आवास नहीं मिला है तब भी समस्या है कि योग्य व्यक्ति तक योजना नहीं पहुंच पा रही है। क्या ऐसा हो कि वो योजना सही तरीके से उचित व्यक्ति तक पहुंच सके, जिससे ग्रामीण विकास में इस योजना का महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। ये बातें आपको करनी है, यही आपका रिजल्ट, यही आपकी फाइंडिंग है। आप रिपोर्ट बना करके भेज दीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को, वो आपका देखिएगा, अच्छा तो गांव में सर्वे करके पता अच्छा यहां समस्या आ रही है, तुरंत नियम बदलेगा और डंडा चलाएगा उनके ऊपर कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, योग्य व्यक्ति को दो, अयोग्य व्यक्ति को क्यों दे रहे हो, और जो योग्य है उसको दो, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। आपके पूरे प्रोजेक्ट का क्या निष्कर्ष रहा है, क्या आपकी फाइंडिंग रही है, उसके बारे में आप निष्कर्ष के रूप में 1-2 पेज में आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन जितना भी आप लिख पाइए अपने दिमाग से, अपने मन से। देखो कोई चीज बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होता है, अगर आप मन से काम करते हैं, ठीक है। करेंगे तो कर ले जाएंगे, और नकल करेंगे तो फिर वो आपका अकल नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। नकल करेंगे तो आपका अकल नहीं बढ़ेगा। आप एक बार नहीं 4 बार पूछिए, आपको डिग्री तो लेनी ही है, महाविद्यालय आना ही है, काम करना ही है, 2-4 घंटा समय देना ही है, तो क्यों ना हम अच्छी चीजों पे समय दे दें। तो निश्चित रूप से अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या नाम है, एक अच्छा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उभर करके सामने आएगा। और जिसका भी अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा, अभी टॉपिक हम नेक्स्ट स्लाइड में है रहेगा, वो आपकी सिलेक्ट करके वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भेज दूंगा, जो है जिस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जिस सेक्टर से रिलेटेड रहेगा, उस मिनिस्ट्री को भेज देंगे। अच्छा रिपोर्ट लेकिन होना चाहिए, ये आप लोगों को लिखना है अच्छा रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, एक होता है रेफरेंस। अंत में आपने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितने भी लोगों को पढ़ा, जितने भी किताबों को पढ़ा, जितने भी शोध थीसिस को पढ़ा, और जितने भी पत्रिकाओं को पढ़ा, इंटरनेट का प्रयोग किया, आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि
के जी सिन एंड मैगवे इत्यादि जो भी हो उनका नाम, किस बुक का नाम है उसका नाम लिखिए, कब पब्लिश हुआ है और कहाँ पब्लिश हुआ है, ठीक है ना, और किस पेज से लेकर के किस पेज पर आपने देख करके सोर्स लिया है उसके। भाई पूरा किताब तो आप डाल नहीं देंगे, पेज नंबर डालेंगे ना, किसी पेज पर एक मैटर छोटा सा लेंगे आप उसका, या पढ़े होंगे तो उस पेज नंबर दिखा दी, इस पेज से लेके इस पेज पे इसमें किया गया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखा है, नंबर ऑफ एक रेफरेंस लिखा है, उनका नाम लिख देंगे और किस सन में उनका पब्लिकेशन हुआ है। भाई कोई न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो वो न्यूज़पेपर किस महीने का है, किस डेट का है, किस तिथि का है, कौन सा न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात की गई है, ठीक है ना, किस पेज नंबर पे है, न्यूज़पेपर में पेज होता है, इंटरनेट पे वेबसाइट होती है, पत्रिकाओं में पेज होता है, उसमें कौन सा लेखक लिखा है, सबका नाम। तो एक स्रोत होता है रेफरेंस, जैसे संदर्भ सूची जो होती है, संदर्भ सूची, आपने जो संदर्भ दिया है अपने प्रोजेक्ट में, उस संदर्भ का सूची भी दिखा दो, उसका नाम भी यहाँ दिखा दो कि भैया मैंने इस लेखक की किताब से लिया है, इसकी पत्रिका से लिया है, भाई हमने क्या नाम है योजना से लिया, हमने कुरुक्षेत्र से लिया, हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी से लिया है, किसी थेसिस से लिया है, इंटरनेट से लिया है, ठीक है ना, उसका नाम दे दो इस तरीके से लिख करके, ठीक है ना, और लाइएगा, इसको लिखने के लिए हम इसको बता देंगे। अब लास्ट में आप लोगों के लिए जो BA थर्ड ईयर के बच्चे हैं जिनको प्रोजेक्ट करना है, इसमें ऐसा है कि आप लोगों की जो संख्या है उसमें 5 से 6 बच्चों की एक वो बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगा, और एक टॉपिक से 5 से 6 बच्चे जो है अपने एक ग्रुप पे मिल करके काम करेंगे और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है ना, और सब पे उसका नाम रहेगा और सबके पास एक एक कॉपी रहेगी, ठीक है ना, और उसमें ग्रुपिंग अभी हम कराएंगे, बाद में कराएंगे 1-2 दिन में, आजकल में तो ग्रुप बन जाएगा और उस टॉपिक पे उनको टॉपिक दे दिया जाएगा कि ये इसी टॉपिक पे आप लोगों के ग्रुप को काम करना है और सभी को काम करना है और करके ला करके उसको एक अच्छा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में जो आपका टॉपिक है, जो 4 टॉपिक डिसाइड किया गया है इसमें, ठीक है ना, देखिए हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे तो हवाई काम नहीं रहेगा, ग्राउंड लेवल पे काम रहेगा, जिसकी उपयोगिता आपके लिए भी हो, देश के लिए भी हो, सरकार के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो, आप जो काम करिए उसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए माइनर प्रोजेक्ट के जो टॉपिक डिसाइड किए गए, हमने 4 टॉपिक डिसाइड किया है और ग्रुप वाइज जो है आप लोगों को इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है ना, जिसमें चारों टॉपिक का जो विषय है, एरिया है, वो एक ही एरिया है, ग्रामीण विकास मुख्य है और उसमें 4 योजनाओं के बारे में बात करनी है, अध्ययन करना है। और ये जो योजनाएं हैं ये भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि जो सरकार के मेन उद्देश्यों में सम्मिलित है और ये ग्रामीण भारत में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली योजनाएं हैं, ठीक है ना। इसलिए इन योजनाओं पे आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है, स्थानीय स्तर पे काम करना है, ठीक है ना। स्थान को डिसाइड करना आपका काम है, आपके ग्रुप का काम है कि आप किस गांव का, 4 गांव का चयन करते हैं कि एक गांव का चयन करते हैं, 5 लोग हैं तो 5 गांव का चयन करेंगे क्योंकि डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा, चित्र बनाना आसान हो जाएगा, सारी चीजें, ठीक है ना। तो और अपने अपने गांव का डेटा सब इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और उसे एक डेटा इकट्ठा एक जगह बैठ करके आप उसका टेबलिंग कर लेंगे, फिगर का काम कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन का काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। एक है ग्रामीण विकास में उज्ज्वला योजना की भूमिका, जिस भी गांव का आप लोग अध्ययन कर रहे हो, एक एरिया का अध्ययन कर रहे हो, उस एरिया का नाम आप डाल देंगे का एक प्रतीक अध्ययन, ठीक है ना, ये करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका, जो भी गांव आप जिस भी क्षेत्र का आप चयन करते हो उसका जो है एक प्रतीक अध्ययन करना है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास में स्वच्छ ग्रामीण भारत अभियान, मतलब शौचालय है, ये जो कट गया है ये शौचालय योजना है जो हम लोग देख पा रहे होंगे, स्वच्छता के लिए एक शौचालय बनाए जा रहे हैं। आखिर उसका क्या मतलब महत्व है, क्यों बनाए जा रहे हैं, सही लोगों तक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं,
उनके बारे में आप लोगों को काम करना है। लास्ट है ग्रामीण विकास में किसान सम्मान निधि योजना की भूमिका। किसान सम्मान निधि आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा किसानों को सहायता करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार रुपए करके 3 महीने के अंतराल पे दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि किसान हमारे देश की रीढ़ होती है, हमारे अन्नदाता हैं, वो परेशान ना रहे, उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो, उनकी आय 2 गुना हम कैसे कर पाएं, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ये सहयोग राशि किसानों को दे रही है। क्या ये सहयोग राशि कितने लोगों को मिल रही है, सभी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो उस पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, सही जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग किसान सम्मान निधि पा करके फिर दारू के ठेके पे पहुंच जाएं और उसके बाद में मस्त हो जाएं, या फिर जुआ खेल ले, या फिर उसका पिज्जा बर्गर तो नहीं खा रहे हैं, या फिर मुर्गा और तमाम चीजें जो होती हैं, जो विलासिता वाली चीजें हैं, उसमें तो नहीं खर्च कर रहे हैं। तो जो पैसा जेन्युइन चीजें मिल रही हैं, एक वर्ष में 6,000 मिल रहा है, तो अपने वो पेस्टिसाइड पे खर्च करे, अपने बीज पे खर्च करे, जुताई पे खर्च करे, वो जो है जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं कि जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके, क्या वो पैसा उन चीजों पे खर्च हो रहा है कि नहीं, इस पे आपको बात करनी है। या इनमें संशोधन क्या किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपात्र व्यक्ति है कि भाई जो नौकरी 50,000 का वेतन, 25-30 हजार का महीने का वेतन पा रहा है, उसके खाते में भी तो नहीं किसान सम्मान निधि जा रहा है। ये डेटा सब ओपन है, ये डेटा हर गांव का ओपन है। एक गांव में कितने लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप पूछे जाएंगे नहीं बताएंगे, हम पा रहे हैं, हम ना बताएं कि हम नहीं बताएंगे, तो ना मत बताओ। इंटरनेट में खोजेंगे और तुरंत फलाने अच्छा पा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, क्यों नहीं छोड़ देते, सिलेंडर कर दो भाई कि हम नहीं लेंगे। तो कम से कम वो 6,000 किसी गरीब व्यक्ति के पास जाएगा जो जरूरतमंद है। तो ये चीजों का आप लोगों को स्टडी करना, देखना है उसका प्रभाव कहां तक पड़ रहा है। भाई ये गांव के किसान की आर्थिक स्थिति जब सुधरेगी तो गांव का विकास होगा, और गांव का ही देश कहा जाता है भारत, किसानों का देश कहा जाता है भारत, जहां की 2/3 आबादी आज भी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। आज भी 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है। सबसे पहले उसका विकास होना चाहिए, जब उसका विकास होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे उद्देश्य इसमें छुपे हुए हैं आपकी इस टॉपिक में, और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप लोग बहुत मेहनत के साथ, मुझे उम्मीद है, आशा विश्वास है कि इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत से काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट का, ये समाप्त किया जाता है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।